हमारे खेतों में नील गाय है, तो उसके साथ गाय वर्ड लगा हुआ था, तो उसका वर्ड थी सरकार ने बदल दिया क्योंकि गाय को हम मार नहीं सकते। तो नील गाय का नाम बदलने से अब उसको मारने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे दिमाग में चीजें चली हुई है, वो वाकई में बड़ी चिंताजनक है कि कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कभी ये हमारे पर्यावरण को ना ले बैठे। इलीगल वे में इस तरह की चीजें हो रही है, और जब आप उस 100 मीटर को लीगलाइज्ड कर दोगे तो आप खनन को रोक ही नहीं सकते। फ्यूल्स आगे शिफ्ट कर जाएंगे, जो एरिया अब डेजर्ट का और सेमी डेजर्ट एरिया का जो थोड़े मात्रा में उसका एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा, जो नदियां हैं जो उस पहाड़ पर आधारित है, लूनी नदी है जो सबसे पहली नदी है भारत की, वो समाप्त हो जाएगी। जैसे सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वो लुप्त हो जाएगी। सरकार जब तक फंडिंग नहीं करेगी, साइंटिस्ट कैसे इनोवेशन कर पाएंगे? एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, अलवर जो जिला है उसमें 138 में से 30 पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें अवैध खनन हुआ, और अब ये बिल्कुल ही अगर लीगल कर दिया जाएगा तो नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में खतरा। और जबकि हम उनको पहाड़ियाँ मान रहे हैं, पहाड़ियाँ मानने के बावजूद हम उसको खत्म कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से एक लैब है करनाल। आप अमेरिका चले जाओ, आपको हर जिले में 20-20 लैब है। तो जो चीज खत्म होने में 2.5 अरब साल नहीं लगे, 1 अरब साल वो खत्म होता, मानो को से क्या पता 100 साल में खत्म कर से 100 साल में खत्म कर दिया। प्रकृति ने तो उसका कोई अल्टरनेट क्या नहीं किया। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो 2.5 से 3 अरब साल पुरानी मानी जाती है। लेकिन आज हम इसकी उम्र की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इसके वजूद की, जो खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसमें कहा है कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां हैं उनको पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो लोग इससे डरे हुए हैं कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां हैं उसको पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा, उसका अवैध खनन होगा और वो लंबे समय में हमारे आसपास का जो हमारी ज्योग्राफी है उसको नुकसान पहुंचाएगी। और लोगों ने इस चीज पे प्रोटेस्ट किया। लंबे समय के बाद में अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक भी लगा दी है। तो इसी विषय पर छानबीन के लिए हमारे साथ में हैं प्रोफेसर विक्रम डांडा जी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। तो जो सर ये विषय छिड़ा हुआ है, इसमें सरकार अपना पक्ष बता रही है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका इंपॉर्टेंस, पहले तो ये जो इंपॉर्टेंस है ये पर्वत श्रृंखला है, इसका क्या है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, हर जीवन का जो भी आधार है, जो भी पृथ्वी पर जो चीजें हैं, हर चीज के एक अपनी इंपॉर्टेंस है। प्रकृति ने बहुत सोच समझ के हर चीज बनाई हुई है, ऐसे आप बन करके कुछ नहीं बनाया हुआ। चाहे आप हिमालय पर्वत की बात कर लीजिए, चाहे आप अरावली पर्वत की बात कर लीजिए, चाहे आप नदियों की बात कर लीजिए, चाहे आप मालों की बात कर लीजिए। 460 करोड़ पहले जो पृथ्वी बनी है, ऐसा नहीं है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पहले थी या नहीं थी, ये सिर्फ 2.5 अरब पहले है, उससे पहले कोई थी नहीं। लेकिन प्रकृति अपने अनुसार चीजों को क्रिएट करती है। प्रॉब्लम यहां पर है कि मानव अपने अनुसार चीजों को क्रिएट करने लगे। प्रॉब्लम यहां पर है क्योंकि एक चीज जो पैदा हुई है उसको नेस्तनाबूद हो गया, आज नहीं तो कल नेस्तनाबूद हो। उसका एक समय है। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि विभिन्न युगों के दौरान जीवन के विभिन्न रूप पलपे और वो नेस्तनाबूद हो गए। वो 80% से लेकर 95% तक स्पीसीज खत्म हो गई। अब जो अरावली पर्वत श्रृंखला पर चर्चाएं चल रही हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। दूसरी, ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान के से आने वाली जो लू है, वो अब तो लू आ रही है। अगर ये नेस्तनाबूद हो गई तो हमारे यहाँ पर सैंड ड्यून्स आ जाएगी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो जैसे आप जैसलमेर की बात कर रहे हो, बीकानेर की बात कर रहे हो, तो वो चीजें शिफ्ट करती जाती है और इधर दिल्ली तक आ जाएगा। तो उसके बाद वहां पे 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाएगी। बिन पानी सबसूल, पानी नहीं है तो कैसे होगा? ये जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक की ये जो श्रृंखला फैली हुई है,
दिल्ली से शुरू होती है, उसके बाद नूह का है, गुड़गांव का है, रेवाड़ी का है, तोशाम का है, और उसके बाद 19 जिले आते हैं राजस्थान में, और 2 जिले बानसखांटा और कुछ एक जिले का और नाम है वो गुजरात में जाके ही खत्म होते हैं। तो पूरे के पूरे एरिया को इकट्ठ करेगा। तीसरा, जो हमारे यहाँ पर मानसून आता है उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि वो जो इसकी डायरेक्शन है उसकी वजह से ये चीजें हैं, और पूरी की पूरी जैव विविधता समाप्त हो जाएगी अगर ये खत्म हो गया। क्योंकि आज भी अगर हम देखें, आज भी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 25% जो है अरावली पर्वत श्रृंखला मानव के द्वारा खत्म कर दी गई। खत्म तो एक दिन होना ही है। इसको ज्योग्राफिकल टर्म में रेजिडुअल हिल्स कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। ये पहले ही खत्म है, लेकिन मानव उसको बड़ी द्रुत गति से खत्म करने पर उतारू है, जिसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने होंगे। किसी अमेरिका को नहीं भुगतने, हमें ही भुगतने, और वो सारे जीवन खत्म हो जाएगा। और जो आप साइकिल पढ़ोगे बायोज्योग्राफी में, तो जीवन के जो रूप हैं वो एक रूप खत्म हुआ तो सारे रूप खत्म, और एक रूप दूसरे रूप को इफेक्ट करता है, तीसरे को, चौथे को, जीवन के सारे चक्कर खत्म होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानव के लिए इसको ऐसा करना नुकसानदायक है। सरकार ने एक तर्क दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। जितनी भी स्टेट हैं सब में अपना अपना अलग अलग रूल बना रखा है, किसने कुछ मीटर्स का बना रखा है, किसने कोई रूल ही नहीं बना रखा। तो कोई मानता है कि अवैध खनन है और कोई मानता है कि नहीं है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम सभी के लिए एक रूल बनाते हैं 100 मीटर का, कि 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं या उससे नीचे की पहाड़ियां, उसको हम पहाड़ी नहीं मानेंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसके तहत फैसला ले सकती हैं कि इसको खनन करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो क्या 100 मीटर का जो ये रूल है ये सही है? क्या लगता है आपको? किसी भी रूल के बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते ये सही है या गलत, और किसी भी चीज की डेफिनेशन आपके संदर्भ में कुछ और हो सकती है, मेरे संदर्भ में कुछ और हो सकती है। वो सोचने का नजरिया। पहली बात, जो हाइट की बात हम कर रहे हैं वो 100 मीटर एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? एब्सोल्यूट लोकेशन के अंतर्गत, एब्सोल्यूट हाइट के अंतर्गत तो ये एवरेज हाइट 600 से 800 मीटर पड़ती है। लेकिन जब आप रिलेटिव के संदर्भ की बात करते हैं तो रिलेटिव में ये 90% एरिया 100 मीटर से कम आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पर खड़ी होती है कि रिलेटिव हाइट के संदर्भ में 90% एरिया 100 मीटर से कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वो ये बात कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाएं थी, उस परिभाषा को एक परिभाषा में बांध दिया हुए। लेकिन अब उन्होंने एक परिभाषा बनाने से क्या खनन पर रोक लग जाएगा? क्या खनन पहले से द्रुत गति से नहीं होगा? हम कैसे मना कर सकते? आज भी 2022 में डाडम पहाड़ी का अगर आपने जिक्र सुना होगा तो शाम की, वहां पर खनन हो रहा था और बहुत से मजदूर दब के मरे थे। तो ये क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं यूं ही लगातार चलती रहेंगी, और इसमें मुझे लगता है कि ये जो सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें निर्धारित की है ये एक संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन जब अवैध खनन की ओर चलेगा तो वो संदर्भ बिल्कुल खराब हो जाएगा। उसमें नुकसान हमें भी है और जैवों को भी, जैव विविधता को। तो जो 90% जो पहाड़ियां हैं वो उस रूल के अंडर आ जाएंगी, तो उसको पहाड़ियों का दर्जा जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस रूल को एक्सप्लॉइट करके बाद में खनन किया जा सकेगा। तो सरकार एक तरीके से खुद ही इसको मतलब कर रही है, प्रमोट कर रही है कि ठीक है ये चीज करो और बाद में इसको लीगल करार दिया जाएगा। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि हमारे खेतों में नील गाय, तो उसके साथ गाय वर्ड लगा हुआ था, तो उसका वर्ड की सरकार ने बदल दिया कि गाय को हम मार नहीं सकते। तो नील गाय का नाम बदलने से अब उसको मारने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को कानून ऐसा बना दिया, तो वो कानून किस संदर्भ में किस ओर लेके जाएगा ये तो समय बताएगा, हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है ये इससे तो खनन
की मात्रा बहुत ज्यादा द्रुत गति से बढ़ेगी। और जो काम पिछले 2.5 अरब साल से चल रहा है उसको खत्म करने का, वो तो प्रकृति कर ही रही है, लेकिन हम उसको बहुत जल्दी खत्म कर, मेरा एक बात का पक्ष ले रहे हैं कि इनको बचाया जाना चाहिए। तो दोनों पर सर आप क्या कहेंगे कि सरकार का पक्ष क्या है, सही है या नहीं है, या फिर जो लोग हैं उनका पक्ष? देखो, सरकार का पक्ष तो ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो एक कानून के अंतर्गत कभी वो रिसोर्सेज का हम यूज ना करें, क्योंकि रिसोर्सेज का यूज करेंगे तभी हम डेवलपमेंट हो पाए। सरकार का सोचना ये है, क्योंकि सरकार रोड पर ध्यान दे रही, तो अगर रिसोर्सेज नहीं है तो रोड नहीं बना पाएगी। सरकार की सोच उनके अनुसार सही है, क्योंकि अगर उन्होंने कानून नहीं बनाया 100 मीटर वाला या जो भी है, तो उससे फिर खनन रुक जाएगा। अब खनन रुक जाएगा तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन पर्यावरणवाद का या आम आदमी के जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि अगर 100 मीटर के दायरे में 90% एरिया आ गया तो जो चीज खत्म होने में 2.5 अरब साल नहीं लगे, 1 अरब साल और खत्म होता, मानो को से क्या पता 100 साल में खत्म कर से 100 साल में खत्म कर दिया। प्रकृति ने तो उसका कोई अल्टरनेट तैयार नहीं किया, क्योंकि प्रकृति ने तैयार करने का जो 3 अरब 4 अरब 5 अरब साल में कोई ना कोई अल्टरनेट क्या करे। मानव ने उसे मान लीजिए 3 अरब में खत्म कर दिया, तो उसके बाद अब वो जो चीजें हैं जो मैंने पहले भी शायद बोली है कि सैंड ड्यून्स आगे शिफ्ट कर जाएंगे, जो एरिया अब डेजर्ट का और सेमी डेजर्ट एरिया का जो थोड़े मात्रा में उसका एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा, जो नदियां हैं जो उस पहाड़ पर आधारित है, लूनी नदी है जो सबसे पहली नदी है भारत की जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, वो समाप्त हो जाएगी। जैसे सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वो लुप्त हो जाएगी, फिर वो उनको ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए खराब करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इन चीजों की तरफ सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि 100 मीटर के अकॉर्डिंग तो 90% एरिया आ जाएगा, उसको थोड़ा सा एब्सोल्यूट के संदर्भ में होना चाहिए, रिलेटिव के संदर्भ में नहीं होना चाहिए, जिससे कम से कम 50% तो हमारी पहाड़ियां बच से, जिससे जो रेत है वो आगे ना बढ़ सके। दूसरा, जिससे कम से कम जो हमारा मानसून है वो बना रहे, नहीं तो मानसून नहीं आ पाएगा, उसका इफेक्ट यूपी तक जाएगा, जैव विविधता बची जाएगी। क्योंकि जहाज हमारे पास एक ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट है कोपर, उसने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 17 टाइप के पूरे वर्ल्ड ही बताई है, उसमें से 11 हमारे पास इंडिया में। जब तो हम ये कहते हैं ना विविधताओं में एकता, विविधताएं इतनी है, तो क्लाइमेट की एक विविधता है जो डेजर्ट एरिया है। मैं 2 डेजर्ट देखे, एक कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के ऊंट और कोल्ड डेजर्ट के ऊंटों में अंतर है। वो हॉट डेजर्ट का ऊंट समाप्त हो जाएगा या वो हॉट डेजर्ट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आज हम इस संदर्भ में ये नहीं कह सकते कि ये होगा, हम सिर्फ संभावनाएं तलाश कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है। क्या होगा ये तो समय बताए। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे दिमाग में चीजें चली हुई हैं, वो वाकई में बड़ी चिंताजनक है कि कभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कभी ये हमारे पर्यावरण को ना ले बैठे। तो इसलिए आम आदमी की चिंता जायज है नहीं। एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, अलवर जो जिला है उसमें 138 में से 30 पहाड़ियां ऐसी हैं जिसमें अवैध खनन हुआ, मतलब इसी तरीके का कुछ रूल था वहां, तो अवैध खनन हुआ। और अब ये बिल्कुल ही अगर लीगल कर दिया जाएगा तो नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में खतरा, और जबकि हम उनको पहाड़ियां मान रहे हैं, पहाड़ियां मानने के बावजूद हम उसको खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जहां तक रूमर्स में जीन के बारे में सुनता रहता हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जीन में ये कहा गया है कि 2 फैक्ट्रियां, टायर फैक्ट्री लीगल है,
29 फैक्ट्रियां इलीगल चल रही, और केवल एक ही फैक्ट्री बंद की है एक गांव वाले में। आप उसका AQI देख लीजिए, जींद का क्या है, टॉप वर्ल्ड में टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में से जींद आता है। जब इलीगल वे में इस तरह की चीजें हो रही है, और जब आप उस 100 मीटर को लीगलाइज्ड कर दोगे, तो आप खनन को रोक ही नहीं सकते, और उसको नहीं रोक पाओगे तो उसकी हालत क्या होगी ये खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कोई आदमी देख सकता है कि चीजें जब कानून के संरक्षण में आती हैं तो चीजें किस संदर्भ में होती हैं, और अगर छोड़ दिया जाए खुला तो किस संदर्भ में होगी। और बहुत सारे लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं कि जो खनन है एक तरीके से हमारी ज़रूरत है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, रियल एस्टेट है, और जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं हमारे देश में जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगी। तो इसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये एक तरीके से ज़रूरत है इन पहाड़ियों को तोड़ना। तो इसके लिए क्या और ऑप्शन हो सकता है? क्या लगता है आपको, अगर हम इन पहाड़ों को नहीं तोड़ेंगे या फिर इस चीज़ का विरोध करेंगे तो और क्या सोल्यूशन हम ला सकते हैं इस चीज़ का? देखो, सॉल्यूशन लाना तो सरकार का काम है, और सरकार अगर फंडिंग करती है तो जनता कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी ला सकती है, मतलब साइंटिस्ट। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूं कि जिस हिसाब से इस सरकार में गडकरी जी ने जो रोड का काम किया है वो बहुत अभूतपूर्व है। पहले शायद इतना काम नहीं हुआ जितना अब हुआ है, तो वो खनन की वजह से ही हो रहा है। अगर हमारे पास मेटेरियल नहीं होगा तो हम रोड कहां से बना पाएंगे, हम बिल्डिंग कहां से बना पाएंगे। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट होना चाहिए, और उस अल्टरनेट के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी। सरकार जब तक फंडिंग नहीं करेगी, साइंटिस्ट कैसे इनोवेशन कर पाएंगे? जैसे वेस्ट मटेरियल का है, आप पॉलीथीन से रोड बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनानी है ये तो साइंटिस्ट ही बता पाएंगे, और साइंटिस्ट जब बना पाएंगे जब उसको पास फंडिंग होगी। पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से एक लैब है करनाल का। आप अमेरिका चले जाओ, आपको हर जिले में 20-20 लैब मिलेंगे जहां पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। हमारे यहां पर इनोवेशन कैसे होगी जब तक आपको फंडिंग नहीं होगी? तो अल्टरनेट तो ढूंढना आम आदमी के बस की बात नहीं है, और अगर आम आदमी ढूंढ भी नहीं तो उसको वहां तक पहुंचने में कोई पहुंचने देगा या नहीं देगा, ये कैसे? क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। एक सवाल और सर, मतलब मेरे मन में है कि जैसे रोड बनाने के लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ नेचर में इतनी पावर है कि इतनी मात्रा में ये चीजें प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जो उसकी जरूरत है हमें उसको पूरा सिर्फ नेचर कर सकती है? कोई चीज हम अपने लेवल पर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे प्लास्टिक या उस चीजों से रोड बन रहे हैं, तो क्या हम या हमारी मशीनरी कैपेबल है उस लेवल तक वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए कि हम उससे रोड भी बनाएं, उससे घर भी बनाएं, या फिर एक ही ये रास्ता है कि हम पहाड़ों को तोड़े? देखो, मैं एक वर्ड बोलता हूँ क्लास में कि एक वर्ड है इम्पॉसिबल। जब उसको आप खोल के पढ़ोगे तो आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 460 करोड़ के इतिहास में मानो केवल 50 लाख साल पहले आया, और उसने ईच एंड एवरीथिंग को पॉसिबल करते। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता, प्रकृति के आगे वो बोना है, लेकिन अगर उसका जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता, बरसते उसके जुनून पैदा। तो ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी मनुष्य कर लेगा। क्योंकि जब आप देखोगे, आप दिल्ली जाते हो, करनाल बाईपास पे आपको कचरे का पहाड़ पड़ा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। उस कचरे के पहाड़ से आप रोड का मटेरियल तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलर साइंटिफिक एप्टीट्यूड चाहिएगा, उसके लिए पर्टिकुलर आपको फंडिंग चाहिए, उसके लिए आपको लैब चाहिएगी, और सरकार का उसके प्रति पॉजिटिव। क्योंकि क्या पता 10 साल में इनोवेशन हो, एक दिन में कुछ नहीं होता, हर चीज का एक समय होता है। तो मेरा ये मानना है कि देखो, प्रकृति की बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मनुष्य जो चाहे वो ठान ले तो वो कर सकता, मैं ये मानता। तो ये दो पक्ष
जिसमें एक सरकार का पक्ष था, या फिर सरकार ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया कि हम जो पहाड़ों को तोड़ना लीगल कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत है, असल में जो हमारी ज़रूरत है भी। और दूसरा जो दृष्टिकोण है, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक उनका दृष्टिकोण था। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा वाला आपको ज़रूरी लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।